मुझे तो इंस्टाग्राम पे भी वीडियो दिख रही है जिसपे मैं हूँ भी नहीं। हम्म, मुझे किसी ने लिंक भेजा, हम्म, मैं गूगल क्रोम पे उसको चलाया, एक बार चलती है मात्र। हम्म, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो वीडियो एक बार देखा, उस वीडियो को मुझे ध्यान से देखने के लिए मैं 10 बार लिंक ओपन किया हूँ बैक कर कि ये जानने के लिए कि फेक है कि नहीं, बस ये जानने के हम्म, लिए। और तब भी मुझे भरोसा नहीं हुआ तो फिर मैंने ग्रुप पे डाला ताकि भाई आकाश लाइव हम्म, अपडेट दे तेल अवीव से कि भाई हम्म, सही में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। उस वीडियो में दिखाया कि भाई आयरन डोम फेल कर गया और हम्म, तेल अवीव पे रॉकेट गिर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं इसराइल के हम्म, कैपिटल पे वीडियो भी। भाई इस तरह की अगर कोई वॉर की सिचुएशन है कहीं पे, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ अगर तुम्हें कुछ करना है, तो इंडियन मीडिया पे तो भरोसा करना नहीं, क्योंकि वो लोग भाई साहब पागल हो जाते हो। मैं अभी घर पे आया हुआ हूँ ना, तो मतलब पिताजी वगैरह चला देते हैं न्यूज़, तो आज तक जी न्यूज़ फलाना जितनी भी इंडिया टीवी ये सब चलते रहे भाई। पहले दिन के 4 घंटे 5 घंटे के अंतर में मेरे को ऐसा लगा कि दो देश खत्म हो गए दुनिया से, जैसा इंडिया की मीडिया ने दिखाया था। बस एकदम पहुंच ही गया तेल अवीव तक, जेरूसलम खत्म हो गया एकदम, इसराइल की हालत, यूएस ने ईरान को खत्म कर दिया, ये वो लगा नहीं। फिर भाई आकाश आता है, बोलता है भाई मैं सही सलामत हूँ, मैं सब्जियां लेके घर जा रहा हूँ, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। ये अपडेट आती है इसराइल से। कैसे मैं भरोसा कर लूँ मीडिया पे अगर मान लिया अपना कोई साथ का व्यक्ति नहीं होता। हाँ। देख, मीडिया का काम है न्यूज़ बताना कि एक्चुअल में क्या चीज़ हो रही है। ये साले जो चीज़ हो रही है वो तो नहीं बताते। जो चीज़ होने वाली है वो बताते हैं अ- कि कि वो कि इज़राइल परसों करने वाला है अटैक। साला इज़राइल को ही नहीं पता यार कि भाई क्यों अटैक करना है। इन्हें कैसे पता लग वो रहा है कह भाई? रहे हैं कि ईरान ने तैयार की 3,000 मिसाइलें। हुँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया, एक है मीडिया और एक है इंडियन मीडिया। यहाँ पे दो है। भाई ये अभी मैं देख रहा था नहीं बट एक न्यूज, न्यूज में दिखा रहा है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तेल अवीव पे हमला कर दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब जो साउंड की गति से भी 5 गुना लगभग तेज चलती। अब अगर ईरान इतना ही नहीं बट कैपेबल था, इसमें ईरान अगर इतना ही कैपेबल था, तो यूएस जो इतना पीछे पड़ा हुआ था कि भाई न्यूक्लियर वो ना बना ले, ये ना कर ले, अब तक उनकी सारी एफिशिएंसी थी कहाँ? ये यूएस इसराइल की इंटेलिजेंस की एफिशिएंसी, जैसे अभी सिद्धार्थ कुछ बता रहा था, एक बार फिर से बताना वो जो तूने बैकग्राउंड जरा बताया था ना, अभी वो थोड़ा सा क्लियर करना एक बार, क्या हुआ था वो। देख, जितना मैंने पढ़ा, अभी अभी मैं ईरान के बारे में पढ़ रहा था। तो मैं जानना चाह रहा था कि ईरान की क्या कंडीशन रही है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। देख, ईरान ईरान में 1901 के आसपास एक कंपनी आई थी, पर्शियन कंपनी थी। एंग्लो पर्शियन कंपनी थी मेरे ख्याल से, वो आई थी। तो उन्होंने वहाँ तेल मिला था ईरान में, उसके राइट्स ले लिए थे पूरे। तो वो सेम वैसा कल्चर वहाँ पे कर रही थी जैसे यहाँ पे अंग्रेज़ों ने किया था। मतलब बहुत बहुत भारी लगान ले रही थी उनसे, और जो तेल था उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। तो समहाउ फिर वहाँ एक लीडर आया जब कुछ कंट्रीज़ आज़ाद हुई, तो वहाँ पे ईरान भी आज़ाद हुई, तो वहाँ पे एक लीडर आया। तो उसने क्या काम किया, और वो जो एग्रीमेंट साइन हुआ था कंपनी के साथ ईरान का, वो मेरे ख्याल से 50 साल के अराउंड था। मतलब मुझे फिक्स नंबर नहीं पता अभी, अप्रोक्सिमेट 50 साल के आसपास था। तो 1951 के अराउंड वो एग्रीमेंट खत्म हुआ इनका। तो वहाँ जो नया लीडर आया, तो उसने बोला कि अब मुझे ये एग्रीमेंट कंटिन्यू नहीं करना, हमें अपनी ईरान की ग्रोथ चाहिए। 1953 में सीआईए और ये यूएस ने मिलके वहाँ तख्तापलट किया। वो तख्तापलट जब किया, उसके बाद से ईरान अनस्टेबल हुआ। उसके बाद ईरान रिकवर नहीं कर पाया। इन्होंने वो किया है अपने फ़ायदे के लिए। यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ऐसी पॉलिटिक्स करती है स्टार्टिंग से ही, और यूएस तो स्पेसिफिकली करता है। यूएस को पता है, जितना मुझे समझ में आता है, कि ईरान के पास तेल है, बहुत। और ये स्ट्रेटेजिकली जो इसकी लोकेशन है ईरान की, वो बहुत प्राइम लोकेशन है, क्योंकि ये एशिया को मिडल ईस्ट से जोड़ता है। तो अगर ईरान आपके कंट्रोल में है, तो पूरा ट्रेड रूट आपके कंट्रोल में है। और दूसरी बड़ी चीज़, फ्यूचर पावर आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आपके आपके पास ऑयल है। तो इसलिए यूएस स्टार्टिंग से ही चाहता था कि ईरान पे कंट्रोल ठीक-ठाक हो। देख, अभी की जो सिचुएशन है, मानते हैं कि जो अभी जो लीडर था, वो कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हर कंट्री में होती है, कहीं पे कुछ ज़्यादा ही होती है। बट किसी कंट्री में जब बहुत प्रॉब्लम है, पहले तो आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, फिर उसे सोल्व करने के नाम पे आपने वहाँ का लीडर मार दिया, और लीडर मार के आपने क्या सोचा? मतलब लीडर मार के आपने क्या सोचा कि वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपने नहीं तो लीडर फिर मार नेटेगो दिया, खड़ा वहाँ कर के लिया। नहीं खड़ा करेंगे, बट इतना ईज़ी नहीं होता ना भाई। इतना इतना ईज़ी चीज़ थोड़ा ना है कि तू उसे खड़ा कर दे और अब उसे बना दे, इसे बना दे। एक कंट्री को ऐसी ऐसी हालत में छोड़ देना और फिर मसीहा बनने की कोशिश करना, ये कहाँ तक जायज़ है? कल के दिन, और इससे आप एग्ज़ाम्पल क्या सेट कर रहे हो? अगर आप वर्ल्ड में बोल रहे हो कि हम पावरफुल कंट्री हैं, तो आप बाकी कंट्रीज़ के लिए क्या क्या वो कर रहे हो? कल के दिन अगर जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, लाइक एशिया में चाइना है, रसिया है, वो अगर इंडिया के ऊपर हमला करें, तो इससे क्या संदेश मिल रहा है? क्या एग्ज़ाम्पल सेट हो रहा है इससे? देख एग्जाम्पल का तो मुझे नहीं पता, पर मैं जितना समझ रहा है तेरी बात से, तू एक्सपेक्ट कर रहा है यूएस से
कि वो हुँ, एग्जाम्पल सेट करे अपने एक्शंस को हुँ, लेकर। मतलब तो डोनाल्ड ट्रंप से लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और एक्शंस की एक्सपेक्टेशन रखता है आज के टाइम। हुँ। पहले तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं, खतरनाक वो है, अरे भाई इसराइल से जुड़ गया, ठीक ठाक है मैं यार। ओहो, ओहो! मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखूंगा। हुँ, आकाश को अपना नाम आकाश कुमार ना रखे, इजरायली रखना चाहिए यहाँ पे, ज्यादा क्लियर हुँ। होगा I think। भाई उसकी आवाज निकल जाए पहले, वही बहुत अच्छा, बड़ी बात है। नाम हम अच्छा छोड़ एक दो। चीज़ और, एक चीज़ और। हाँ, अभी हम बहुत दिन से सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। इज़राइल में ऐसा हो रहा है, यूएस इज़राइल मिलके ये कर रहे हैं, ईरान अटैक कर रहा है, इज़राइल में लोगों में बहुत गुस्सा है, लोग लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं। अभी हम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया पे और मीडिया बहुत चीज़ें मैनिपुलेट करके दिखाती है। जियोपॉलिटिक्स बहुत अलग तरीके से काम करती है। तो जियोपॉलिटिकली वो चीज़ें को हमारे सामने दिखाते हैं। बट जैसे आकाश अभी इज़राइल में है, तो आकाश तू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर कि वहाँ जैसे तू बाहर जा रहा है, लोगों से बात कर रहा है, वहाँ क्या माहौल है या लोगों का क्या रिएक्शन है इस चीज़ के लिए? या क्या थॉट प्रोसेस उनका? नहीं, थॉट प्रोसेस, पहली बात तो मैं इतने लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, हुँ, क्योंकि मतलब मुझे यहाँ पे आए मुश्किल से 1 महीना हुआ है, तो मैं लोगों से इतना फ़ैमिलियर नहीं हुआ हूँ यहाँ। जितने 2-4 लोगों से मेरी बात होती है, तो मुझे इतना समझ आता है कि ये लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और ये लोग प्रिपेयर रहते हैं अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन आती है तो। और इन लोगों का मेन प्रोसेस सोचने का ये है कि मतलब जो कुछ भी कर रहा है ना इज़राइल, ये ईरान में वॉर करना या फिर जो गाज़ा में होता है या लेबनान में होता है, इनका सोचना सिंपली यही है कि भई हमारी जनरेशन ने इतना सब कुछ ट्रॉमा सह लिया कि कोई बाहर से आता है, अटैक करके चला जाता है, हमारे सिर्फ किडनैप कर लेता है। तो हम ये वाला ट्रॉमा फ्यूचर जनरेशन को नहीं देना चाहते। इन लोगों का सिंपली माइंडसेट मुझे अब तक ये लगा, जितने भी मैंने 2-4 लोगों से बात की है। वहाँ आरव? वहाँ जैसे सिद्धू सिद्धू ने भी बोला कि मीडिया हमें कुछ दिखा रहा है और रियलिटी क्या है, तो उसको तो कैसे क्लियर करेगा, बिकॉज मीडिया ने तो वो पागल हो गया है, इंडियन मीडिया स्पेसिफिकली। बाकी वहाँ की रियल सिचुएशन क्या है? मतलब एक सिंपल एग्जांपल देके कि जैसे इंडियन मीडिया में भी ये होता है कि जनरली ट्रेनें पटरी पे अच्छी चल रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं बनती है। अचानक से कोई एक ट्रेन पटरी से उतर गई तो ऐसा लगता है कि सभी की सभी ट्रेनें अनसेफ हैं, सभी के सभी रूट्स के साथ ऐसा ही होगा। तो वही है यहाँ पे, ग्राउंड पे वो सिचुएशन नहीं है जो मीडिया दिखा रहे हैं। एक दो जगह पे केसेस हुए हैं, ठीक है, मतलब शायद एयर डिफेंस सिस्टम की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो एक दो जगह वो केसेस हुए हैं। अब मीडिया सब कुछ छोड़ के वही हाईलाइट कर रहा है कि हाँ, इसराइल में इतनी सिचुएशन खराब है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो मतलब मैं जिनसे बता रहा हूँ लोगों को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई ग्राउंड पे यहाँ एकदम नॉर्मल है सिचुएशन। हाँ, जहाँ मतलब एक दो जगह ये सब हुआ है तो ऑब्वियस है वहाँ थोड़ा मतलब कुछ टाइम के लिए माहौल ऐसा नहीं रहता है, पर यहाँ के लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उनके लिए ये सब नॉर्मल रूटीन का पार्ट लगता है। मुझे मतलब पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे ये सब उनके रूटीन का पार्ट है। ठीक है, कुछ होगा, जनरली सायरेंस वगैरह रहते हैं, अलार्म्स रहते हैं कि अगर इस तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो ये लोग अलार्म सायरेंस वगैरह बस करते हैं ताकि लोग थोड़े अलर्ट हो जाएं अच्छा कि आकाश, हाँ। हाँ। मुझे मुझे बात पूछनी है। तो जैसे अभी तू वहाँ पे है, हम्म। तो तूने लोगों से बात की होगी, तू मार्केट जाता है या किसी को बात करते हुए सुना होगा, तू इंस्टीट्यूट में जाता है। तो तुझे वहाँ के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या लग रहा है इस पूरी सिचुएशन में? मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये चीज़ सही है, गलत है या न्यूट्रल है वो लोग इन सब चीज़ पे? नहीं, इन लोग मतलब मैंने ज़्यादा लोगों से बात नहीं की, बट एक आदमी से मेरा डिस्कशन हुआ है इस बात को लेकर यहाँ पे। हुँ, तो उसका मानना ये है कि ये इवेंचुअली होना ही था। हुँ, ठीक है, कि मतलब एक ना एक दिन ये होना ही था, और ये हुँ, आज के टाइम में हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, उनके लिए ये कोई हुँ, बड़ी बात नहीं है। वो हुँ, ये लोग मान के चल रहे थे कि ऐसा होना ही था, एक ना एक दिन हमें मतलब जो ऐसी फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती कि इसराइल का एग्जिस्टेंस रहे, तो ऐसी हुँ, फोर्सेस के साथ हमें लड़ना ही है। हुँ, ठीक है, और इन लोगों के दिमाग में थोड़ा-सा मतलब ये भी है कि हम पूरी दुनिया से पर्सिक्यूट होके तो यहाँ आए हैं, और अगर यहाँ से भी हमें निकाल दिया जाएगा, तो मतलब दुनिया में रहने के लिए और क्या जगह है? तो ये लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ मतलब बहुत अच्छे से खड़े हैं कि हाँ, आप जो कर रहे हैं ठीक है, हमारी एग्ज़िस्टेंस की बात है ये। यार हाँ, मेरे को ये एक चीज बता, जैसे जैसे तूने कहा कि लोग गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, और कुछ दिन हुँ, पहले बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट में भी मोर्चे निकले थे और वो चीजें हुई थी, ठीक है, पॉलिटिकल इशू। मेरा सवाल ये है कि जो ये माइंडसेट लोगों का तूने कहा ना तैयार है कि ऐसी सिचुएशन आनी थी, आ सकती, ये बाई एक्सपीरियंस डेवलप हुआ है कि सोसाइटी में वो कल्चरल नॉर्म बाई लाइक जो होता है उनके ऊपर बीती उससे होता है, कि कोई धार्मिक एंगल है इसका, कि वहाँ की पॉलिटिक्स ही इसके ऊपर बेस्ड है? पता नहीं, मैं मतलब इतना डीप में नहीं
गया हूँ। और वैसे भी मैंने जो अपना ये वाला एक्सपीरियंस बताया है, केवल एक आदमी से मेरा डिस्कशन हुआ है। हो सकता है मैं 4 लोगों से और डिस्कशन करूंगा तो उन 4 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं। तो एक मतलब जो एक फाइनल आउटकम आना चाहिए कि हाँ ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ये केवल 1-2 आदमी से जितना मेरा डिस्कशन हुआ है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये। मेन फोकस है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आकाश इज़राइल में है, आशु इंडिया में है, राहुल अभी यूके में है। तो ये और यहाँ पे अलग-अलग जगह मीडिया है। तो वहाँ की मीडिया के हिसाब से, वहाँ के लोकल लोगों के हिसाब से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम आशु से स्टार्ट करते हैं कि तूने जो लोकल से बात की है यहाँ पे, या जो चीज़ें तेरे आस-पास हो रही हैं, उससे एक माहौल बनता है। तो तुझे क्या लग रहा है इस सिचुएशन में, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पहली चीज़ तो मैं लोकल से इन मामलों में बात ही नहीं करता, क्योंकि हुँ, लोकल पब्लिक सिर्फ मीडिया देखती है, आज तक, इंडिया टीवी हुँ, और क्या-क्या जो आलतू-फालतू चैनल्स हैं, और वो एक ही उलझी-उलझी हुँ, चीज़ दिखाती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं होता है। ये वैलिडेट किया आकाश ने खुद, वो वहाँ रह रहा है, उसने खुद बोला है हुँ, कि भाई ऐसा कुछ हो नहीं रहा, पहली हुँ, हुँ, चीज़। दूसरी, हुँ, ना देख बात करने के बावजूद मुझ पे जो असर आया वो इसलिए कि मेरे परिवार के लोग भी देखते हैं, इंडिया टीवी, जी हुँ, न्यूज़ और बाकी, ठीक है। मेरे पिताजी से भी बात होती है इस मामले में। यहाँ के लोग, थोड़ा-सा मैं बोलूँगा इसमें ना, ऐज का एक चीज़ है, जो थोड़ा गर्म खून है, यंग ऐज है। वो युद्ध की तरफ जो है ज़्यादा चीज़ रखती है, मतलब ठीक हो रहा है, भई हमला कर दिया, अच्छा है, ये चीज़, वो चीज़। जो थोड़े हमारे हिंदू समाज वाले हैं, ठीक है, वो और थोड़ा इसी चीज़ में आ जाते हैं कि हाँ, ठीक है, एक मुसलमान देश था, khomeini की बात करते हैं, एक डिक्टेटर टाइप का बन गया और उन्होंने जो एक बना के रखा था, जिस चक्कर में इतना ऑपरेशन था और अच्छा हुआ कि अटैक हुआ है, ठीक। इस पॉइंट पे कुछ जो एक्टर्स हैं ईरान के, जो वहाँ से निकल के बाहर अलग-अलग देशों में रह रहे हैं, वो अपनी इंटरव्यूज़ लाते हैं कि हम खुश हो रहे हैं, ईरान अब इतने सालों के उससे बाहर निकल रहा है। ये देख के और लोगों हुँ, को लगता है, हाँ भाई, अच्छा हुआ कि भाई ये हुँ, चीज़ हटी है। इज़राइल की तरफ जो कुछ लोगों की संवेदनशीलता इज़राइल की तरफ है, उनका एक अलग चीज़ आता है कि हाँ भाई, एक ऐसा देश जिसने इतना प्रोसिक्यूशन झेला है इतने सालों से, अब वो अपनी लड़ पा रहा है और यूएस के सपोर्ट से कर रहा है। हुँ, तो इंडिया हुँ, में डिपेंडिंग ऑन व्हाट पीपल आर शोइंग, मतलब मीडिया के द्वारा जो पीपल को दिख, उस बेसिस पे हुँ, इन विचार बन रहे हैं। पर प्रॉब्लम है कि हुँ, लोगों के पास ज्ञान अधूरा है। अगर किसी को पता हो ठीक है। कि इस चीज़ का बैकग्राउंड क्या है, क्या चीज़ है, तो वो थोड़ा हुँ, चीज़ों को समझेगा कि लड़ाई सॉल्यूशन इस चीज़ का कभी था नहीं। और जो हमें दिखाया जा रहा है ये बहुत ही, क्योंकि मीडिया सेंट्रिक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है और हमारी मीडिया बहुत ही बायस्ड है, वो मिर्च मसाला ढूँढती है। इंडिया की गवर्नमेंट का तो इस स्टैंड पे इस बार कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ऑफिशियली, ठीक है? हुँ, और मेरा एक्सपीरियंस पिछले 5-10 सालों की सरकार से यही रहा है कि ये सरकार लिटरली बिन पैंदे की लोटी जैसी है, ठीक है? हुँ, जब जहाँ फ़ायदा मिलेगा उस हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, स्टैंस नहीं लेगी हुँ, वो, बिकॉज़ अगर एक की तरफ हुँ, स्टैंस लिया तो दूसरा रूठ जाएगा, इनको सबको मना के रखना है, हुँ, इसलिए कोई पक्का स्टैंस नहीं हुँ, लेगी। ना ये यूएस को कभी बुरा ठीक है। कहेंगी, ना इज़राइल को बुरा कहेंगी, ना ईरान को बुरा कहेंगी। ये प्रॉब्लम है हुँ, अपनी कॉमन साथ। इनसे हुँ, स्टैंस का एक्सपेक्टेशन मत लो। 1 हफ्ते बाद जब डिसीजन निकल जाएगा इस वॉर का, तब इनका एक ट्वीट आ हुँ, जाएगा अच्छा-सा कि हम लोगों के साथ हुँ, थे, हमें बहुत खेद हुआ, जान-माल का खतरा हुआ है और हम चाहते हैं कि ऐसा हुँ, चीज़ भविष्य में ना हो, बस। हुँ। अच्छा राहुल तू? हाँ, मैं स्टार्ट इंडिया से करूँगा। हुँ, इंडिया की पब्लिक मुझे लगता है कि पढ़ी-लिखी अनपढ़ पब्लिक है। हुँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं यूके में रहता हूँ, ठीक है? ये न्यूज़ कितनी सही है कि गलत है कि यूके के एक बेस पे शायद अटैक हुआ है, ईरान की कोई मिसाइल ने हिट किया है। बट मेनली यहाँ के लोगों में उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट या दुःख या खुशी वो नहीं है। बट इंडिया वाले लोग मुझे लग रहा है कि वो बिना फालतू में पागल हो रहे हैं। एक तो मीडिया पागल हो रही है, उसके चक्कर में लोग भी यहाँ पर पागल हो रहे मतलब यूके वाले, यूनाइटेड हैं। किंगडम के लोग, वो यूके एंड यूरोप की मैं बात कर कन्फ्यूज़न रहा हो हूँ। सकते हैं। हाँ, हुँ, बाकी इंडिया की गवर्नमेंट की बात करूँ, जैसे आंसू ने भी बोला कि बिन हुँ, पैंदी के लोटे, अभी हुँ, करंट। बिकॉज़ पहले इंडिया का एक स्टांस होता था, चाहे वो कांग्रेस की थी या बीजेपी की सरकार थी, एक स्टांस था हुँ, हुँ, कि अगर कहीं गलत है तो उसको गलत बोला है। चाहे वो यूएस है, हुँ, चाहे वो हुँ, यूरोप है, अगर कहीं हुँ, गलत है तो उसको गलत बोला है। हुँ, अभी क्या हुआ है कि इंडिया का जो करंट पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, हुँ, वो खड़ी हो जाती है जाके स्ट्रॉन्ग की तरफ, हुँ, चाहे वो गलत भी है स्ट्रॉन्ग। अभी हुँ, जैसे यूएस एंड इज़राइल के साथ, ये सबको दिख भी रहा है। हुँ, हुँ, तो गवर्नमेंट थोड़ा बाइस्ड हो गई है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो बोलते हैं ना जिसकी लाठी उसका भैंस वाला काम, तो वो जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरफ पहुँच गया है। ये बहुत हुँ, गलत चीज़ है एक्चुअल में कंट्री के लिए। हुँ, बात करते हैं यूरोप और यूके की, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि पहले अभी ये यूक्रेन वॉर से पहले यूएस एंड यूरोप ऐसे थे कि 2 ठग हैं, दोनों बराबर हैं। हुँ, बट जब से ट्रम्प आया है, हुँ, यूएस थोड़ा ठगी में ज़्यादा हो गया है।
तो यूरोप को भी ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा ठगा जा रहा हूँ, वो ठग को भी ऐसा लग रहा है कि मैं ठगा गया। तो वो इस कंफ्यूजन में है कि इस करंट सिचुएशन में, ईरान वाली में, यूएस का साथ दूं क्या बोलूं, वो थोड़ा मुझे शांत लग रहा है, बिकॉज यूएस पे वो भरोसा नहीं कर सकता इस यूक्रेन वाले केस को लेके। तो यूके उतना ज्यादा ये लोग ना ही इसराइल या यूएस के पक्ष में बोल रहे हैं, ना ही ईरान के पक्ष में बोल रहे हैं। ये थोड़ा साइड में खड़े होके यूके वाले ना। यूके एंड यूरोप में दोनों को ही देख पा रहा हूँ जितना, कि हम्म, ये बस देख रहे हैं हम्म, कि हम क्यों हम्म, उलझे, बिकॉज हमें साथ नहीं मिला यूएस का, बिकॉज वो तो अलग हो गया हम्म, यूक्रेन के केस में। हम्म, तो वो क्यों ऐसा उसका साथ हम्म, थे। तो मुझे हम्म, यूरोप का पूरे का ऐसा लग रहा है कि वो इसमें उलझना नहीं चाहते, उनको फर्क हम्म। भी नहीं पड़ रहा है, जो हो रहा है होने दो। ठीक है आकाश। अम, अगर मैं बात करूं यहाँ के लोकल मीडिया के बारे में, तो यहाँ का लोकल मीडिया ये इतना, मतलब एक तो वॉर की सिचुएशन है तो लोगों को शायद थोड़ा काम रखने के लिए इस टाइप की न्यूज़ बहुत कम दिखाता है। मैक्सिमम यहाँ का न्यूज़ मीडिया कवर कर रहा है कि जियो पॉलिटिकली क्या क्या चल रहा है, ना कि ठीक ईरान में या फिर सऊदी अरेबिया में या फिर विद इन इसराइल में भी अगर कुछ मिसाइल्स अटैक हुए हैं तो एक छोटी सी वो क्लिप बनाते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ है और इतने लोग मारे गए हैं, बस खत्म। उसके बाद वो जो नेक्स्ट मतलब इवेंट है उन्हें कवर करते हैं। जैसे मैंने इंडियन मीडिया का देखा, मुझे लोग इतने वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे हैं और मुझे इतना कॉल कर रहे हैं कि यहाँ पे तो ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। तो मुझे यही समझ आया कि इंडियन मीडिया का क्या है कि बस एक न्यूज उन्होंने उठा ली कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो गया, फिर मतलब बार बार उसी को रिपीट करके दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पे इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ हो गया है। ग्राउंड पे सिचुएशन मैंने पहले भी बताया कि बहुत हद तक यहाँ ठीक है। अ, इनका डिफेंस सिस्टम काफी स्ट्रांग है, तो एक दो मिसाइल मिस हो जाती है वो अलग है। अगर जियो पॉलिटिकली देखा जाए तो ये तो खैर सबको पता है कि यूएस को लिटरली कंट्रोल करता है इसराइल, क्योंकि इसराइली पीपल बहुत ज्यादा एफ्लुएंट है, इस यूएस गवर्नमेंट में भी है। यूएस इसराइल कंट्रोल करता है यूएस को। हाँ, ठीक है। ये तो मतलब मोसाद की वजह से। एक फैक्ट है। हाँ, मोसाद की वजह से भी, और जो ज्यूश पीपल है ना वो बहुत ज्यादा हम्म, स्ट्रॉन्ग हम्म, पोजीशन में है यूएस में, हम्म, बिजनेसेस में हम्म, भी, और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी। और जो एक लॉबिंग बोलते हैं ना कि मतलब प्रेसिडेंट तक अपनी बात मनवाना, तो उसके लिए अलग अलग लॉबीज हैं कि कौन ज्यादा एफर्ट करके अपनी बात मनवा पाता है, तो वो लॉबी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसराइल की। तो इन सबको देख के मतलब ये ठीक है कि मेन आइडिया इसराइल का ही था। इसराइल मतलब कब से बोल रहा है कि हाँ ईरान न्यूक्लियर वॉर बना रहा है, बट इसने एफर्ट भी इतने किए हैं कि बीच बीच में उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके साइंटिस्ट को मरवा दिया। तो मतलब एफर्ट तो कर रहा है, बट इवेंचुअली एक मतलब फाइनल सॉल्यूशन तो निकालना ही था, कब तक ये छोटे छोटे वो करता। तो ये वाला वॉर इसने प्लान किया। अब बाकी जो कंट्रीज हैं उन सबको ये प्रॉब्लम हो गई कि आज के टाइम में जो गाजा में हुआ है ना, जो गाजा में हुआ है मेन इम्पैक्ट उसका है, उसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई है। क्योंकि जो गाजा में इसराइल ने किया है उसको लेके एक जो मॉरल इशू आता है ना कि हाँ इतने इनोसेंट पीपल मार दिए और ये सब, उसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज इसराइल से थोड़ी दूरी बना रही थी अभी। हाँ। और जो लोगों का सेंटिमेंट है वो भी कुछ इस टाइप से था कि भाई क्यों इतने लोगों को तुम बिना मतलब के मार रहे हो। लोग थोड़ा सा दूरी बनाने लगे थे इसराइल से। इसराइल को लगा कि अभी सिचुएशन जैसी है अगर उससे और ज्यादा खराब हो गई तो फिर यूएस से भी सपोर्ट मिलना मुश्किल हो सकता है। तो उसने ये सब प्लान किया, और फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर इस टाइम पे इसलिए इतना जल्दी हुआ है। नहीं तो जो इसराइल मतलब पहले से करता आ रहा है कि फिर से कोई और छोटा मोटा सा ऐसा अटैक कर देता या फिर उनकी फैसिलिटीज को ऐसे ही उड़ा सकता था, बट उसने फुल वॉर के लिए यूएस को मनाया। ये और बात। वेस्टर्न कंट्रीज अब इस कंफ्यूजन में है कि हाँ ठीक है लड़ाई हो गई है, बट अगर वो इस लड़ाई में गिरे तो उनके लिए इतना ज्यादा नुकसान की बात हो जाएगी ट्रम्प के केस में, क्योंकि पहले से ही उनकी जो इकोनॉमी है उसे ट्रम्प ने ऐसा हिला के रख दिया है ना। अगर वो इस आ गए तो उनकी हालत और ज्यादा बेकार हो गई, इसीलिए वो लोग थोड़ा बच रहे हैं। सो इस पूरे डिस्कशन में जो चीजें सामने आई, जो चीजें कंक्लूड हुई है अभी तक, तो मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो इसी जोन में है कि वेट एंड वॉच वाले जोन में ही है। राहुल बता रहा है यूके में भी, यूके और यूरोपियन कंट्रीज का भी अभी इतना कुछ स्टैंड नहीं है इस चीज के लिए। इंडिया भी अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में ही है। सो अगर इसके अलावा किसी को कुछ लग रहा है
जो ये वीडियो देख रहा है उनका कुछ थॉट प्रोसेस है तो वो कमेंट कर सकता है, या कुछ सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट कर सकता है। और बाकी इस चीज़ के कि ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, ये चीज़ कैसे स्टार्ट हुई, या इसके कॉजेज़ क्या-क्या थे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं डिटेल में।